नमस्कार, चंडीगढ़ अमर उजाला से मैं वीना तिवारी। आज हम पीजीआई में हैं। यहाँ एक विशेष कार्यक्रम चल रहा है फार्माको विजिलेंस का। जी हाँ, विजिलेंस सुनते ही ऐसा लगता है कि कुछ सचेत और आगाह करने वाली चीज़ है, और अगर उसके साथ फार्माको लगा है यानी दवाइयों की बात हो रही है, इलाज की बात हो रही है। बिल्कुल सही समझा है आपने। फार्माको विजिलेंस ऐसी यूनिट है जिनकी जिम्मेदारी होती है दवाइयों या फिर इलाज में यूज होने वाली उन सारी चीज़ों की मॉनिटरिंग करना और उससे जुड़ी रूपरेखा तैयार करना, नीति निर्माण करना, ताकि मरीजों को और चिकित्सा विज्ञान को सही दिशा मिले, सही इलाज मिले। आज पीजीआई में फार्माको विजिलेंस की कॉन्फ्रेंस चल रही है जो 3 दिन तक चलेगी। आज हम इस विषय पर विस्तार से बात करेंगे। इसके लिए हमारे साथ हैं सोसाइटी ऑफ फार्माको विजिलेंस ऑफ इंडिया के अध्यक्ष डॉक्टर संदीप अग्रवाल जी। वो हमें बताएंगे कि इनकी सोसाइटी का क्या काम है और आज हम जिस कॉन्फ्रेंस में है उस कॉन्फ्रेंस में क्या खास किया जा रहा है और वो मरीजों के लिए, सोसाइटी के लिए कैसे फ़ायदेमंद साबित होगी। स्वागत है आपका। सोसाइटी ऑफ फार्माको विजिलेंस इंडिया दवाइयों से, चिकित्सा से रिलेटेड सभी आयामों पर चिकित्सकों के साथ उपचार का प्लेटफॉर्म देती है और कैसे एक सुरक्षित इलाज मरीजों को मिल सके, इस बात के लिए हम और क्या आयोजन कर सकते हैं, क्या सुधार कर सकते हैं, इस बारे में चर्चा करेंगे। इसकी शुरुआत होती है दवाई के डेवलपमेंट से। तो नई दवाइयाँ बनाई जाती हैं तो उनके डेवलपमेंट के टाइम पर ही वो असरदार है कि नहीं, सुरक्षित है कि नहीं, इसकी टेस्ट करेंगे। मगर हमने अक्सर देखा है कि दवाइयाँ में आ जाने के बाद कई बार उनकी ऐसे कुछ परिणाम देखे जाते हैं जिसकी वजह से या तो उनकी डोज कर दी जाती है या उनको उल्टा विड्रॉल होता है। तो इसके लिए निरंतर सचेत रहने की और निरंतर स्टडीज़ की आवश्यकता पड़ती है, जिसको हम लोग पोस्ट मार्केटिंग स्टडीज कहते हैं। ये तो वही दवाइयाँ की इंजेक्शंस की बात जो कि मरीज या अस्पताल में होती है। इसके अलावा बहुत सारे प्रोडक्ट्स और आजकल इलाज में यूज करते हैं, जैसे ब्लड रिलेटेड प्रोडक्ट्स सुरक्षित तरीके से मरीज में लोग उनके दुष्परिणाम न मिले, इसके लिए आजकल कीमो मटीरियल्स जो यूज करे जाते हैं या कार्डियक उनकी सेफ्टी के लिए भी हमें अलग तरीके की स्टडीज करनी पड़ती है। छोटे टाइम में या लंबे समय के लिए शरीर के भी घातक। इसी प्रकार से आजकल बहुत सारी नई दवाइयाँ जिनमें एंटी बॉडीज़ का इस्तेमाल करा जाता है, बायोलॉजिकल्स कहलाते हैं, या वैक्सीन्स हैं जो कि हमारी इम्यूनिटी को किसी न किसी रूप में परिवर्तित करते हैं। वो शॉर्ट टर्म में और लॉन्ग टर्म में हमारे शरीर पर क्या नुकसान कर सकते हैं, इसकी निरंतर स्टडीज होना आवश्यक होता है और ये फार्माको विजिलेंस का पार्ट रहता है। हमने सब देखा है कोविड के टाइम पर एक बहुत आवश्यकता थी वैक्सीन मिलें और जल्दी मिलें और इनकी सुरक्षा या सेफ्टी की स्टडीज़ भी शॉर्ट टर्म में कर पाए थे। मगर हम सब ने देखा कि कोविड के वैक्सीन से भी कुछ लोगों को कुछ प्रकार के नुकसान उस समय पर भी हुए या लंबे समय पर। तो वैक्सीन की रिलेटेड सेफ्टी के लिए भी फार्माको विजिलेंस बहुत भूमिका अदा करती है। 70 के दशक में एक दवाई आई थी थैलीडोमाइड, जिसको कि प्रेग्नेंट मदर्स के लिए बहुत मुफीद पाया गया था उनकी उल्टी रोकने के लिए, मॉर्निंग सिकनेस के लिए। मगर ऐसा देखा गया कि जिन मदर्स ने उसको लिया उनके बच्चे सील जैसे, मछली जैसे हाथों में लिया गए थे और उसका इतना घातक असर हुआ था कि उस दवाई को विड्रॉ कर लिया गया। 2000 के बाद में ऐसा देखा गया कि उसी गोली को यदि आप मल्टीपल माइलोमा के मरीज में देते हैं तो उसका अच्छा परिणाम उस बीमारी जो कि हड्डियों को गला देती है उसमें देखा गया। तो एक रीबर्थ हो गई उस दवाई की, जस्ट बिकॉज कि कुछ विजिलेंट डॉक्टर्स ने उसके इस वाले रोल को पहचाना और अब हम इस दवाई का नॉन प्रेग्नेंट पेशेंट्स में ही इस्तेमाल करते हैं जिससे कि हम उसको दुनिया से बच सकें। तो ऐसे अनेकों एग्जाम्पल्स हैं जिसमें कि एक सचेत फिजिशियन और सचेत मरीज के रहने से हम सुरक्षित तरीके से दवाइयों का प्रयोग कर सकते हैं। इसी प्रकार से एक और एग्जाम्पल्स है आजकल जो कि हम सब जीनोम्स पर जा रहे हैं, जीन्स को पहचानने की कोशिश कर रहे हैं। तो जीन्स को पहचान करके कौन से जीन्स किस व्यक्ति में मौजूद है उसके अनुसार हम कौन सी दवाई इस्तेमाल कर सकते हैं, कौन सी दवाई ज़्यादा असरदार हुई
या कौन सी दवाई ज़्यादा सुरक्षित रहेगी या किस दवाई से खतरा हो सकता है, इसके बारे में भी काफ़ी कुछ प्रेडिक्शन हम इन स्टडीज़ के द्वारा कर सकते हैं। इसको फार्माकोजेनोमिक्स कहते हैं। तो ऐसे बहुत सारे फार्माकोविजिलेंस की स्ट्रीम्स बन रही है, जिसमें अलग अलग हिस्सों में दवाइयों की और इलाज से के अलग अलग पहलुओं को लेकर के अलग अनुसंधान करे जा रहे हैं, जिसके द्वारा सुरक्षित इलाज मरीज को प्रोवाइड कर सकें। और इसके लिए फार्माकोलॉजिस्ट, लैब के लोग, इंडस्ट्री के लोग और उसके बाद में क्लिनिशियंस और सबसे इम्पोर्टेंट मरीज और मरीज के दिमाग, इन सब का सहयोग आवश्यक होता है, इन सब की चेतना आवश्यक है, इन सब की एजुकेशन आवश्यक है। सोसाइटी ऑफ फार्माकोविजिलेंस इन सारे पहलुओं पर योगदान। सर हम ये भी जानना चाहेंगे, अभी कुछ महीने पहले घटना हुई थी कब सिरप से बच्चों की जान चली गई थी, तो उसको लेकर सर आप लोगों ने कुछ काम किया हो, कुछ रिजल्ट आया हो, कुछ बदलाव हुआ हो, उसके बारे में बताइए सर। कम से कम 2-3 चीज़ें समझते हैं। एक, फॉर्मुलेशन डिसाइड कराई जाती है, फॉर्मुलेशन सही है और कौन सा फॉर्मुलेशन किस एज के लिए परमिटेड है, इसके बारे में भी ड्रग कंट्रोलर की सख्त हिदायत है। तो इसमें जो लैब्स हो सकते हैं वो या तो फॉर्मुलेशन को लेकर होते हैं या उसकी प्रिपरेशन को लेकर होते हैं कि उनको सेफली नहीं बनाया गया। जैसे इसके फॉर एग्जाम्पल आपने पढ़ा होगा कि आई ड्रॉप में इन्फेक्शन पाया गया, तो जो सेफ्टी और स्टेरिलाइजेशन के इंतज़ाम होने चाहिए प्लांट में, क्या वो रखे गए थे कि नहीं गए थे, ये भी फार्माकोविजिलेंस का पार्ट है। तो अलग अलग जगह पर लैप्सेस हो सकते हैं और इसी के लिए सैंपल्स लेकर के उनकी टेस्टिंग करवाते हैं ड्रग कंट्रोलर कि वेदर जो बैच बन रहा है वो सेफ बन रहा है कि नहीं बन रहा है। तो इस प्रकार के जो हमें मीडिया में पढ़ने वाले उदाहरण मिलते हैं, ये इसी बात को इंगित करते हैं कि किसी ने उस दवाई से होने वाले साइड इफेक्ट्स को पहचाना, उनको रिपोर्ट करा। कई ऐसे वाक़या होते हैं जो कि इतने ज़्यादा महत्वपूर्ण नहीं समझे जाते कि वो लाइमलाइट में आ पाए या अखबार की सुर्खियाँ बन पाए, मगर वो भी एडवर्स ड्रग रिएक्शन है और उसका भी रिपोर्ट होना या सूचित होना उतना ही महत्वपूर्ण रहता है। तो सारे ऐसे इवेंट्स रिपोर्ट एक्यूमुलेट हो और इसके लिए WHO ने हर देश में एक मॉनिटरिंग सेंटर स्थापित करा है और देश के अंदर भारत में अलग अलग शहर में एक मॉनिटरिंग सेंटर स्थापित करने की कोशिश करते हैं। इसका मेन कंट्रोल सारा मॉनिटरिंग सेंटर स्वीडन में है, जिससे कवर करा जाता है। तो इन सब का उद्देश्य है कि हम इन सिग्नल्स को समझ के अगर कोई ऐसी चीज़ निकाल पाते हैं जिससे पुनरावृत्ति को रोकने में मदद मिल सके, तो ऐसे कदम उठाने चाहिए। जी सर, क्या मौजूदा समय में किसी इम्पोर्टेंट वैक्सीन या दवा पे आप लोग काम कर रहे हैं? एक पर्टिकुलर वैक्सीन नहीं है, सतत क्रिया है। हर दवाई जो नई लैब से बन के आई है उसकी 4 फेजेस में ट्रायल होती है और 5वीं ट्रायल होती है फील्ड में, जिसको हम लोग कहते हैं पोस्ट मार्केटिंग सर्वेलेंस। उस मार्केटिंग सर्वेलेंस की प्रोसेस अनियमित समय तक चलनी चाहिए, क्योंकि कुछ दवाइयों के साइड इफेक्ट्स 2-3 दिन में दिख सकते हैं, कुछ के 2-3 महीने में दिख सकते हैं, कुछ के सालों साल इस्तेमाल के बाद दिख सकते हैं। जैसे कुछ दवाइयाँ ऐसी हैं जो सालों साल लेने पर गुर्दे को नुकसान कर सकती हैं, कुछ दवाइयाँ ऐसी हैं लंबे समय लेने पर लिवर को नुकसान कर सकती हैं या नर्व्स को न्यूरोपैथी कर सकती है। तो इसलिए पोस्ट मार्केटिंग की जो प्रोसेस है दैट इज़ अनलिमिटेड, उसको कंटिन्यूस चलना चाहिए आगे तक। मगर हम लोग जब दवाई को एक इत्मीनान वाले फेज तक यूज़ कर लेते हैं तो डॉक्टर और मरीज दोनों ही इत्मीनान में चले जाते हैं कि ये दवाई से है, मगर किसी भी दवाई को सेफ नहीं मान सकते अनलिमिटेड समय। जैसा कि डॉक्टर संदीप अग्रवाल ने बताया कि इलाज तभी सुरक्षित होगा जब दवाइयाँ, खून या इम्प्लांट सुरक्षित होंगे। तो फार्माकोविजिलेंस का उद्देश्य यही है कि सुरक्षित चीज़ें, चिकित्सा में दी जाने वाली जो चीज़ें हैं, इलाज में जो यूज़ की जाने वाली चीज़ें हैं, वो किस तरह सुरक्षित हो, यही इस विजिलेंस की टीम का काम है और देश भर में ये काम किया जा रहा है। PGI के इस कॉन्फ्रेंस में देश भर के विशेषज्ञ जुटे हुए हैं और इससे जुड़े ये विषयों पर चर्चा किया जा रहा है ताकि नई चीज़ें सामने आए, बचाव के नए उपाय बन सके। बने रहिए चंडीगढ़ के लिए अमर उजाला के साथ, मीना तिवारी के साथ। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।